स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स के ऊपर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की और कैसे इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिल सकती है। इसके बाद मूव ऑन करेंगे यूरोप की तरफ और देखेंगे कि किस तरह से नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में लीक्स हुए और इन लीक्स की वजह से कैसे वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद रुख करेंगे अर्मेनिया अजरबैजान का, जहां पर दोबारा से नगरोनो कारबाख रीजन में वॉर स्टार्ट हो चुकी है और किस तरह से इंडिया, पाकिस्तान और टर्की इस वॉर में इन्वॉल्व हैं। और लास्टली बात करेंगे इंडियन ओशन रीजन की, जहां पर चाइना पाकिस्तान को नेवल शिप्स बेचे जा रही है और इंडिया की इंडियन ओशन में हेजेमनी को चैलेंज कर रही है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने G4 देशों की मीटिंग होस्ट की एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने की बात करी। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं कि कैसे इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट सीट मिल सकती है। देखिए, यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना है। किसी भी नई कंट्री को जनरल असेंबली का मेंबर बनाने से पहले यूएनएससी का अप्रूवल लेना पड़ता है और साथ ही यूनाइटेड नेशंस चार्टर में किसी भी चेंज को यूएनएससी ही अप्रूव करती है एंड हेंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये सबसे ज्यादा एक्सक्लूसिव ग्रुप है। 1945 में जब यूएनएससी को स्टैब्लिश किया गया तब केवल इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स थे, नेमली चाइना, रशिया, यूएस, यूके एंड फ्रांस, जिनको परमानेंट 5 यानी कि P5 के नाम से भी जाना जाता है। एंड इन देशों को यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग वीटो पावर भी दी गई। साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 में डिफीटेड देशों को P5 का मेंबर नहीं बनाया गया, जैसे कि जर्मनी एंड जापान। 1967 में पहली बार यूएनएससी को रिफॉर्म किया गया एंड 10 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स को ऐड किया गया, जो 2 ईयर के टर्म के लिए यूएनएससी के मेंबर्स बनते हैं, बट इनको वीटो पावर नहीं दी गई। दोस्तों, 2005 में यूएनएससी को रिफॉर्म करने के लिए इंडिया, जापान, ब्राजील और जर्मनी ने G4 ग्रुपिंग की स्थापना करी और ये चारों देश एक दूसरे की परमानेंट सीट्स की बिड को भी सपोर्ट करते हैं। तो अगर यूएनएससी की परमानेंट सीट चाहिए तो पहले यूएनएससी के चार्टर को अमेंड करना पड़ेगा, जिसके लिए 5 परमानेंट 5 देशों को एग्री होना होगा। आज के समय पर चाइना को छोड़कर सभी P5 देश इंडिया की डिमांड को वर्बली तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन क्या परमानेंट सीट के साथ साथ वीटो पावर भी मिलेगी, इस पर कोई भी क्लियर नहीं है। तो फ्यूचर में चांसेस ये हैं कि इंडिया के साथ साथ दूसरे G4 देशों को परमानेंट सीट दी जाएगी, लेकिन विदाउट वीटो पावर। बट फ्यूचर में परमानेंट सीट के इस चांस को रूइन करने के लिए एक और ग्रुपिंग बनाई गई, जिसे यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस यानी कि कॉफी क्लब के नाम से जाना जाता है, जिसमें इटली, स्पेन, टर्की, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना और पाकिस्तान हैं, जो चाहते हैं कि यूएनएससी में रिफॉर्म ना हो और G4 देशों को परमानेंट मेंबरशिप ना मिले। तो चलिए दोस्तों, अब रुख करते हैं यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट का। तो दोस्तों, रिसेंटली हमें न्यूज देखने को मिली कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइंस में कुछ लीक्स हैं और इन लीक्स की वजह से रशिया यूरोप को गैस नहीं एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं इस पाइपलाइन के बारे में। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन रशिया के नॉर्थ वेस्टर्न टाउन वाइबॉर्ग को जर्मनी के लुब्मिन से कनेक्ट करती है, जिसमें नॉर्ड स्ट्रीम 1 को 2012 में कमीशन किया गया था और नॉर्ड स्ट्रीम 2 को 2021 में कंप्लीट किया गया। और दोस्तों, आप कह सकते हैं कि यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, नॉर्ड स्ट्रीम में जो ये रीसेंट लीक्स हैं, इस लीक के लिए रशिया यूएस को ब्लेम कर रहा है और ऐसा रशिया 3 रीजंस के कारण कर रहा है। फर्स्ट, जो बाइडेन ने खुद यूक्रेन इन्वेजन से पहले कहा था कि अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है तो नॉर्ड स्ट्रीम नहीं रहेगी। इस वीडियो क्लिप में आप बाइडेन की ये स्टेटमेंट सुन सकते हैं। That means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. सेकेंड, इस लीक की टाइमिंग। दोस्तों, जैसा हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रशिया फॉर्मली रेफरेंडम करवाकर यूक्रेनियन टेरिटरी को एनेक्स कर सकता है और ऐसा ही हुआ और रेफरेंडम्स हो चुके हैं और बहुत ही जल्द यूक्रेनियन टेरिटरीज रशिया का पार्ट होंगी। तो दोस्तों, ऐसे टाइम पर इन पाइपलाइंस का लीक होना
एक कोइंसिडेंस होना मुश्किल है। थर्ड, क्योंकि यूरोप को ये पाइपलाइंस रशिया के ऊपर डिपेंडेंट बना रही थी, इसी वजह से यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि जर्मनी रशिया के खिलाफ कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं ले रही थी। अब नॉर्ड स्ट्रीम लीक होने के बाद इन कंट्रीज को यूएसए एंड दूसरे देशों से गैस इंपोर्ट करनी पड़ेगी और रशिया पर इन देशों की डिपेंडेंस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से शायद फ्यूचर में यूरोपियन देश रशिया के खिलाफ कोई कॉन्क्रीट एक्शन लें। दोस्तों, इसके अलावा यूएस के एक्स प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूएस एंड रशिया के बीच मीडिएशन करने की बात भी रखी है। जब तक ट्रंप प्रेसिडेंट थे, उन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम 2 को बनने नहीं दिया, बट जो बाइडेन ने सैंक्शंस को रिलैक्स करते हुए नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट को गो अहेड दे दी और शायद इसी नॉर्ड स्ट्रीम 2 की वजह से रशिया को अपनी गैस को एक्सपोर्ट करने का कॉन्फिडेंस मिला, जिसके बाद रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया। तो दोस्तों, अब यूरोप में गैस बाहर से आएगी, शायद कनाडा से आए, शायद यूएस से आए, शायद मिडिल ईस्ट से आए। तो अब रशिया इन इंपोर्ट्स को टारगेट कर सकता है। वैसे भी रशिया के पास अबाउट 60 सबमरीन्स की फ्लीट है। तो दोस्तों, अगर इस गैस लीक में यूएस इन्वॉल्वमेंट प्रूफ हो जाती है तो पूरी दुनिया पर वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडरा सकता है। दोस्तों, आपके लिए रिसेंटली स्टडी आई कि 6th फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहा है और अगर आप यूपीएससी का एक अटेम्प्ट सीरियसली देना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस बैच की क्लासेस 30 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए यूज करें RT Live कोड को एंड पाएं मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट और सिर्फ 19,000 रुपीज के अफोर्डेबल प्राइस में इस बैच में एडमिशन लें। तो दोस्तों, अब चलते हैं कॉकस रीजन की तरफ और देखते हैं अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच डिस्प्यूटेड एरियाज इंक्लूडिंग नगोर्नो कराबाख को लेकर क्या तनातनी चल रही है। तो दोस्तों, वैसे तो इन दोनों देशों के बीच करंट डिस्प्यूट में अजरबैजान एग्रेसर है, जो रशिया के यूक्रेन में प्री ऑक्यूपाइड होने का फायदा उठाते हुए डिस्प्यूटेड रीजन्स को कैप्चर करना चाहता है। दोस्तों, 2020 के अर्मेनिया अजरबैजान के नगोर्नो कराबाख रीजन में क्लैशेस के बाद अजरबैजान की कैपिटल बाकू में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई जिसका नाम 3 ब्रदर्स था। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये 3 भाई कौन हैं। पहला ब्रदर है टर्की, सेकंड है पाकिस्तान और थर्ड ब्रदर ऑब्वियसली अजरबैजान है। 2020 के क्लैशेस के दौरान टर्की ने अजरबैजान को मिलिट्री ड्रोन्स प्रोवाइड किए और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किए और रिसेंटली पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच चाइनीज मेड JF-17 थंडर खरीदने की भी बात चल रही है। दोस्तों, अजरबैजान जो एक गैस रिच कंट्री है, टर्की के लिए सैंक्शनड रशियन गैस का चीप ऑल्टरनेटिव साबित हो सकता है। इसके अलावा ये 3 ब्रदर्स हमेशा कश्मीर इशू को इंटरनेशनल अरीना में उठाते रहते हैं। हेंस इस रीजन में इन इस्लामिक कंट्रीज का एक अलायंस बनते हुए दिख रहा है। तो रिसेंटली ये भी न्यूज आ रही है कि इंडिया ने अजरबैजान के दुश्मन अर्मेनिया को $250 मिलियन के वेपन्स देने की डील साइन करी है, जिसमें इंडिजीनियसली बिल्ड पिनाका रॉकेट सिस्टम भी इंक्लूडेड है। दोस्तों, इसके अलावा अजरबैजान में भी इंडिया हेवीली इन्वेस्टेड है, जहां OVL यानी कि ONGC विदेश लिमिटेड ने गैस एक्सप्लोरेशन में हेवी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं। तो यहाँ इंडिया को बहुत केयरफुली ट्रेड करना होगा। तो हमें अजरबैजान में अपनी इन्वेस्टमेंट को बिना जेपरडाइज किए अर्मेनिया के साथ डिफेंस डील करनी पड़ेगी, जो डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए अब रुख करते हैं इंडियन ओशन रीजन का और बात करते हैं चाइना और पाकिस्तान की नेवल एक्सिस के बारे में। दोस्तों, चाहे तो जिबूती का चाइनीज नेवल बेस हो या फिर श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट या फिर पाकिस्तान में ग्वादर, चाइना इंडियन ओशन रीजन में हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है। अगर हम शिप काउंट को देखें तो चाइना की नेवी ऑलरेडी दुनिया की लार्जेस्ट नेवी है, लेकिन रीसेंट टाइम में चाइना पाकिस्तानी नेवी में हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है। 2028 तक चाइना पाकिस्तान को 8 सबमरीन्स प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा लास्ट ईयर चाइना ने पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट की प्रोटेक्शन के लिए 2 शिप्स भी दी और ये इन्वेस्टमेंट चाइना इंडियन ओशन रीजन में इंडिया को काउंटर करने के लिए कर रहा है और अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की इन्वेस्टमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान नेवी को स्ट्रेंथन करके चाइना डायरेक्टली इंडियन ओशन में इंडिया की हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है। साथ ही यूएस लेड क्वाड को काउंटर करने में पाकिस्तान चाइना का एक इम्पोर्टेंट अलाय भी प्रूव हो सकता है। साथ ही ये भी न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान चाइना को ग्वादर के अलावा एक और पोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में लोकेटेड है, वहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अटैक्स का खतरा है एंड रिसेंटली पाकिस्तान में
चाइनीज वर्कर्स पर काफी सारे अटैक्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि कैसे इंडिया इस चाइनीज थ्रेट को काउंटर कर सकता है। तो ऑब्वियसली दोस्तों हमें इंडियन ओशन रीजन में और इन्वेस्ट करना होगा और इंडियन ओशन रीजन कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप भी बेटर करनी होगी। रिसेंटली ओमान के दुकुम पोर्ट का एक्सेस इंडिया को मिला और मॉरिशस के एगालीगा आइलैंड पर भी इंडिया ने मिलिट्री बेस सेटअप किया। तो हमें इसी तरह IOR रीजन में और बेसिस में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इसके अलावा IOR कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, ईरान, यमन, ओमान, सेशल्स, मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार एक्सेट्रा के साथ सॉफ्ट डिप्लोमेसी के थ्रू रिलेशनशिप इंप्रूव करने की भी जरूरत है। तो दोस्तों इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरा नाम है रोहन त्यागी और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट जियोपॉलिटिक्स ऑन मैप के सेशन में। थैंक यू। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।